चलो जी। अब AS2 में कल आप याद करो, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में कल एप्लीकेबिलिटी यानी ये AS कब से एप्लीकेबल हुआ, किन किन एंटरप्राइजेस के लिए एप्लीकेबल है, ऑल लेवल, चाहे इंडिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी कोई प्रोप्राइटरी फर्म, सब पे ये AS एप्लीकेबल है। कल को आप लोग अपने ऑडिट्स में जाएंगे इंटर्नशिप में, तो आपको AS2 की कंप्लीट कंप्लाइंस जहां भी ऑडिट करोगे आप, वो ऑर्गेनाइजेशन यदि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा तो भी, यदि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी तो भी आपको इस AS2 की कंप्लाइंस इंश्योर करनी है एज एन ऑडिटर कि AS2 का वायलेशन तो नहीं हो रहा है कहीं भी, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन। फिर हमने कल इस AS का स्कोप डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया, और कुछ दो डेफिनेशन पड़ी थी, ध्यान हो तो, कि एक तो इन्वेंट्री क्या होती है और दूसरा NRV। और Yes, sir. NRV हमारी एक पेंडिंग है अभी, रॉ मटेरियल वाली। बाकी स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स के NRV में कोई इश्यू नहीं है, दोनों की सेम है। आप किसी भी फिनिश गुड्स का स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड का जो स्टॉक रखा है उसको आज करंट मार्केट प्राइस पे बेच पाएंगे तो कितने में, माइनस उसमें से सेलिंग एक्सपेंस, ब्रोकरेज, कमीशन या और जो भी सेल्स को अंजाम देने के लिए जो खर्चे होंगे वो घटा दो, दैट इज नेट रिलायजेबल वैल्यू। लेकिन WIP के NRV का कैलकुलेशन थोड़ा स्पेसिफिक है, बिकॉज जो WIP की इन्वेंट्री अभी इस समय जिस कंडीशन में है वो इस कंडीशन में बिक तो नहीं सकती, पहले उस पर हमें कुछ एडिशनल एक्सपेंस पेंडिंग वर्क के लिए और करने पड़ेंगे, तब जाके वो फिनिश होके बिक पाएगी। तो प्रिज्यूमिंग दैट कि यदि उस WIP के पेंडिंग वर्क को फिनिश करने में हम इतना खर्च करेंगे तो वो फिनिश हो जाएगी तो बिकेगी, तो उसमें खर्चा कितना होगा, फाइनली जो हम पेंडिंग वर्क को फिनिश करने में खर्च करेंगे वो भी तो घटेगा ना उसमें, क्योंकि हमारा जो इनफ्लो आएगा वो तो आउटफ्लो के बाद ही आ पाएगा ना उसको, ये प्रिजम्पशन बेस्ड है एक्चुअली। लेकिन अब रॉ मटेरियल की जहां तक बात करो, रॉ मटेरियल की NRV निकालना कुछ कंडीशंस पे बेस्ड है, और ये इस AS के एंड में जाके पैरा 22-23 में। अभी हम पैरा वाइज आगे चले तो कल तक पैरा 1, 2, 3, 4 स्कोप और डेफिनेशन हो गए। तो देखिए AS की कंटेंट जो है ना वो पैरा वाइज होती है, पैरा 1 और 2 में स्कोप है, पैरा 3, 4 में डेफिनेशन। अब पैरा 5 इस AS का गोल्डन पैरा कहलाता है। कल आपसे कहा था लोग इसको गोल्डन रूल बोलते हैं दुनिया में, और वर्ल्ड में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक ही नियम। और इस नियम के पीछे यदि किसी को लॉजिक का पता हो कि साहब ये इन्वेंट्रीज को आइदर कॉस्ट और NRV लोअर पे क्यों लेते हैं, हायर पे क्यों नहीं लेते, सब फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखाने के लिए, और मतलब बोलो, है अरे वो और थोड़ा रिफाइन करो, प्रूडेंट आ जाती है सर। Due पूरा to principle प्रूडेंस, of conservatism. इतना सा टर्म बोलो प्रूडेंस, 6-7 अल्फाबेट का, कि सर PRUDENCE, दैट्स इट। अब सामने वाला समझ जाएगा अपने आप, क्योंकि प्रूडेंस के 4 पिलर हैं। फर्स्ट AS में पढ़ोगे आप, और अभी फाउंडेशन में पढ़ के आए हो। प्रूडेंस के 4 पिलर होते हैं। बैलेंस शीट में कभी भी असेट ओवर एस्टिमेटेड नहीं होनी चाहिए, ओवर स्टेटेड नहीं होनी चाहिए, या तो उसकी कॉस्ट या NRV लोअर पे हो, हायर पे नहीं जाना चाहिए, चाहे वो इन्वेंट्री हो चाहे सन्डी डेटर हो। डेटर में भी तो प्रोविजन माइनस करके बताते ही है ना। और चाहे आपकी और कोई प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम और ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, हायर साइड पे कभी नहीं जाना चाहिए। लायबिलिटी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यदि किसी लायबिलिटी के अराइज होने की संभावना मोर देन 50%, 50% से ज्यादा लायबिलिटी उत्पन्न होने के चांसेस हैं, उसका प्रोविजन कर लो। P&L में प्रोविजन चार्ज करके बैलेंस शीट में प्रोविजन लायबिलिटी साइड में दिखा दो। और यदि किसी लायबिलिटी के अराइज होने की संभावना 50% या बिलो 50% है, लेकिन 5% से ज्यादा है, तो उसको बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट में, कॉन्टिजेंट में दिखाओ। और बिलो 5% है तो कुछ मत करो। जिस दिन वो 5% से, ऐसा मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, ऐसा AS 29 में है। 29 में मेजरमेंट्स गिवन है, रेंज गिवन है। और कभी भी P&L अकाउंट में इनकम को एंटिसिपेटेड मैनर में रिकॉर्ड मत करो। कभी भी किसी एक्सपेंडिचर या लॉस को P&L में चार्ज करने से चूको मत। यदि आपका कोई एक्सपेंस या कोई लॉस होने की संभावना है, चार्ज करो। ये प्रूडेंस की 4 पिलर्स है, चार पिलर की बिल्डिंग है ये। उनमें एक पिलर ये कहता है कि बैलेंस शीट में कोई भी असेट ओवर एस्टिमेटेड या ओवर स्टेटेड नहीं होनी चाहिए, जिसके पीछे ये इन्वेंट्री का नियम बना है। चले आगे। अब आपने पैरा 5 गोल्डन रूल कल पढ़ तो लिया इन्वेंट्रीज में। अब देखो इस AS का मेजर पोर्शन, कोई भी AS का मेजर पोर्शन ये होता है, AS का करीब करीब 80-90% पार्ट एक्सप्लेनेशन होता है। और एक्सप्लेनेशन में सजेस्टेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक्सप्लेनेशन में मेजरमेंट कैलकुलेशंस, एक्सप्लेनेशन में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। कोई भी AS का जो बीच का जो पोर्शन है, मेजर पोर्शन, जैसे आज हमारे बॉडी पार्ट्स में अप एंड डाउन छोड़ दें तो ये बीच का जो हमारा
पोर्शन है, इसको ईएस का बेसिक कंटेंट कहते हैं, टेक्स्ट मटेरियल। और एक्सप्लेनेशन में ही सारे ईएस का क्रक्स होता है, लास्ट में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम डिस्क्लोजर पे बाद में जाके एक्सप्लेनेशन का पहला एक्सप्लेनेशन, नंबर 1 मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, पैरा 5, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और एनआरवी। मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, डिटर्मिनेशन ऑफ एनआरवी। अब हमें इस एएस में आगे टारगेट मिल गया कि पहले कॉस्ट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करें, फिर बाद में एनआरवी पे आए। एनआरवी का थोड़ा पोर्शन तो हम ले चुके, एक रॉ मटेरियल वाला पोर्शन बचा है, और एनआरवी से जुड़ी हुई कुछ और भी बातें अभी बाकी जो आगे आएगी, पैरा 21-22 यानी 20-21-22 में 23 में आएगी, वो बात की बात है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आप आपकी बुक में हो सकता है फिगर डिफरेंट हो, इसमें देख लो आप। कॉस्ट ऑफ ए पार्टली फिनिश यूनिट एट द एंड ऑफ 7-8 इज ₹800। कोई एक प्रोडक्ट की पार्टली फिनिश यूनिट, पार्टली फिनिश, इसका मतलब डब्ल्यूआईपी हो गई, उस पे आपके 800 रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक। टिल नाउ यू हैव इनकर्ड ₹800। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹100। इसका मतलब ये पेंडिंग वर्क की कॉस्ट हो गई। फिनिश यूनिट देन कैन बी सोल्ड एट 1250 सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 4% ब्रोकरेज एंड सेलिंग प्राइस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ। तो कल की बात याद करो, कल एग्जांपल नहीं लिया था हमने। हाँ अब आप बताओ, यदि यदि हम इस 800 रुपए में 100 रुपए और खर्च करेंगे तभी तो ये यूनिट तैयार होगी ना, यस है ना। और फिर ये कितने में बिक पाएगी? 1250। तो 1250 में से पहले तो जो पेंडिंग वर्क का खर्चा है वो भी हटा दो, और इसके अलावा जो ब्रोकरेज है वो भी हटा दो, तो ये 1100 क्या बच गई? एनआरवी। एनआरवी लेकिन अब तक इस पे कॉस्ट कितनी खर्च हुई है? 800 विच एवर इज लेस। 800। तो आपकी बुक में फिगर हो सकता है डिफरेंट हो, वो थोड़ा, वो फिगर क्या थोड़े इलॉजिकल से हैं, वो बड़े एक्सेप्टेबल फिगर नहीं है। सही कर लिया। चलो ठीक, तो ये क्लियर है ना सबको? लिख के करना है, बोलो कर लो यार, 2 मिनट लगेंगे, कर लो ना। लिख दो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 लिख लो। सर जी, सर एएस का पीडीएफ आप ग्रुप पे डाल देना। एस भी ग्रुप पे डालना, डाल देंगे सब। लिख के कर लो इसको। Done, sir. मीनल एंड पलक चेक कर लो आया क्या? यस सर। यस सर। कर लिया जी। अब आगे हमेशा के लिए ध्यान रखोगे, देखिए ये कॉमर्स के बच्चों की बेसिक नॉलेज है। आप लोग आज तक कॉस्ट एनआरवी तो बोलते आए हो, लेकिन आपने हर एक इन्वेंट्री के बारे में नहीं सोचा।
आप जो हमेशा जिस इन्वेंट्री का सोचते थे वो फिनिश गुड्स या स्टॉक एंड ट्रेड होता था। डब्ल्यूआईपी के बारे में कभी ऐसे थोड़ी सोचा कि ऐसे फॉर्मूला भी लगता है, यानी ऐसे कैलकुलेशन भी होती है कि पेंडिंग वर्क के काम के खर्चे भी घटते हैं। लॉजिकल सी बात है, क्योंकि जो गुड्स आपके प्लांट मशीन में अभी रुका हुआ है उसके उसके एनआरवी कम से कम ये 1250 माइनस 50 1200 तो नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर अभी 100 रुपए खर्च भी तो करोगे, और जब ये 100 रुपए जेब से जाएंगे तभी तो 1250 आएंगे। इसका मतलब नेट, जब एनआरबी में नेट वर्ड यूज करते हैं तो नेट का मतलब तो फिर नेट तो 1100 ही हुए ना। चले आगे, लिखो लिखो। एग्जाम्पल 2 भी करना है क्या सर? अभी अभी देखते हैं, रुको उसमें क्या चेंजेस है या तो चेंज कर से। मेरा एक इरादा था कि आप लिख के करो तो थोड़ा क्या एक हाथ सेट हो जाता है कि कैसे डिस्प्ले करते हैं। जब तक हम लिखते नहीं है देख के छोड़ देते हैं, फिर खुद को लिखना होता है तो हाथ नहीं चलता, तो पता नहीं लगता शुरू कहां से करना है, बीच में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है। इसलिए राइटिंग वर्क ही होता है। हल्का फुल्का भी क्वेश्चन लिख के ही करना चाहिए हमेशा। हाँ जी बोल। वो मैं आगे बताऊंगा ये चीज, लास्ट में जो एग्जांपल आएगा ना उस समय बात करेंगे। अभी ये डिसीजन डब्ल्यूआईपी में नहीं, रॉ मेट्रिक में लिया जाता है। चले आएंगे। अब बताओ इसी एग्जांपल में सपोज कॉस्ट टू कंप्लीट द यूनिट इज ₹455 इंस्टेड ऑफ 100, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ जो आप माइनस कर रहे थे 55 लेस हो 55 जाता है। माइनस हो जाएगा। अब 1250 में से 50 तो कमीशन जाएगा, ब्रोकरेज जाएगी, और फिर 455 ये जाएंगे, तो बची हुई वैल्यू कितनी रह जाएगी फिर 745। हाँ। और या कॉस्ट विच एवर इज लेस, अब ये लेस ये होगी इस बार, हम्म। इतना ही तो चेंज है ना। यस सर। ठीक है, तो आप चाहो तो उसके बगल में खड़े कर दो ये फिगर, उसी के आगे या पीछे। उसमें इसमें एक काम करो, इस पे लिख दो केस फर्स्ट, इस पे लिख दो केस फर्स्ट, उस पे लिख दो केस सेकंड, एक ये बगल में कॉलम खड़ा कर दो, दूसरा हो जाएगा साथ के साथ। या इधर लिख दो एग्जांपल 1, उधर एग्जांपल 2, दोनों हो जाएंगे। समझ गया ना? यस सर। तो अब इसका मतलब इस क्वेश्चन में दोनों बातें हो गई। पहले एग्जांपल में कॉस्ट कम है, दूसरे में एनआरबी कम है। क्यों? पेंडिंग वर्क को काम करने में खर्चा ज्यादा होना है अभी। अब यदि किसी 800 रुपए की अधूरी यूनिट को 455 में और खर्च करोगे तो 1255 की तो बन जाएगी वो, है ना। ये बगल में कॉलम खड़ा कर लो, एक और पास में, तो एग्जांपल 2 हो गया साथ का साथ। विधान हो गया। कोई भी बच्चा यदि इसमें आनाकानी करेगा ना लिखने में तो आगे तकलीफ में आ जाएगा, पहले बोल दो। आप इनको अंडर एस्टिमेट मत करना सर, ये छोटी छोटी बातें क्या लिखवा रहे हो फालतू, ये छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है बाद में। हाथ उसका दौड़ता है जो शुरू से बिल्कुल हर काम लिख के करता है। चले आगे। सर एक मिनट, मुझे तुमने दोबारा कर लिया। अब देखो आगे एक अच्छा एग्जाम्पल आने वाला है जो शायद आपने फाउंडेशन में किया हो, तो कुछ टाइप का एग्जाम्पल अभी शायद आप देख के कहोगे हाँ सर, और फिर भी यदि नहीं तो जीके बेस्ड है, जनरल नॉलेज बेस्ड है। आपने चाहे फाउंडेशन में भी नहीं पढ़ाओ चाहे कॉस्टिंग में भी नहीं पढ़ाओ, एक अच्छा एग्जाम्पल आने वाला है आगे। हितेश हो गया क्या? हाँ सर हो गया। चलो अब देखो यहां से ये चालू होता है इस एस का कॉस्ट पार्ट, ये पैरा 6 से चालू होगा, 19-20 पे जाके रुकेगा। और इस एस की पैरा कंटेंट की बात करूं मैं तो एज सच एस का जो लास्ट पार्ट है जहां एस खत्म हो जाएगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, वहां तक जाएंगे हम। ये वाला 27 पैराग्राफ का एस है पूरा। एस की लेंथ पैरा से पता लगाई जाती है, कितना पैरा का एस। पैरा मीन्स पैराग्राफ, क्योंकि आप अपनी इंस्टीट्यूट के जो बुक आपके पास आएगी तो उसमें एक बुक आएगी प्रोनाउंसमेंट करके, प्रोनाउंसमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उस प्रोनाउंसमेंट में सारे एएस का टेक्स्ट मटेरियल आएगा, पूरा प्लेन टेक्स्ट। मतलब जब एएस ओरिजिनली एएस बना, जैसे बेयर एक्ट बताया था ना मैंने कल, बेयर एक्ट ओरिजिनल एक्ट, ऐसे ओरिजिनल जो एएस है उनको प्रोनाउंसमेंट कहते हैं। और वो बुक आएगी, लेकिन वो बुक एग्जाम देने और बाद तक आपके लाइब्रेरी में रखी रहेगी, क्योंकि आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप उसको पढ़ के कुछ कंक्लूड ही नहीं कर पाओगे। उसकी लैंग्वेज इतनी प्रोफेशनल होती है कि टेक्निकल होती है कि आप कहो सब पढ़ तो लिया लेकिन समझ नहीं आ रहा है बोल क्या रहा है। इसलिए हम लोग को ये नोट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे टैक्सेशन आप पढ़ रहे हो तो बेयर एक्ट से अभी आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अभी आप इतने मेच्योर नहीं। अभी आपको इसलिए टीचर नोट्स बना के देते हैं और अपने हिसाब से समझाते हैं।
तो एएस भी अपने आप में एक लॉ की तरह बना हुआ है, क्योंकि ये अकाउंटिंग लॉ है, बेसिकली अकाउंटिंग बायोलॉजी तो है ही। तो उस समय की बात, वो जो प्रोनाउंसमेंट आएगा उसको इसमें, तो ये जब हर एएस की आप कंटेंट पढ़ोगे तो एएस का आखिरी पार्ट होगा रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर। अब ये यहाँ एएस खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके पहले कल जैसे मैंने बताया था एनआरबी के पेरा है 23 से 25, और अब यहां तक 23 से 25 तक एनआरबी चलेगी, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। उसके पहले ये सारा जो पार्ट है ये 20, इस 20 के पहले 19 पेरा तक कॉस्ट है। तो पेरा 6 to 19 दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट। पेरा 20-21 एनआरबी डिफाइन, और एनआरबी का लॉजिक, वो प्रूडेंस की बात कर रहे थे ना अभी हम, वो प्रूडेंस यहाँ डिफाइन होगी। Inventory carried at lower of cost of NRV. The basic reason of such practice is consistent with the view that assets should not be carried in excess of the amount which is expected to be realized from their sale or use. That is, so ये लॉजिक है कि why NRV, why cost whichever is less, why not higher? उसके पीछे लॉजिक होता है कि बैलेंस शीट में कभी भी असेट को उसकी रियलाइजेबल वैल्यू से ज्यादा नहीं बताना चाहिए, लोअर पे बताना चाहिए। ये यहां जाके आपकी एनआरबी शुरू होगी वापस से, लेकिन इसके पहले पेरा 19 तक जो यहां तक हम पढ़ेंगे, ये सारे, ये सब कुछ कॉस्ट ही कॉस्ट के पार्ट है, ये सारा 17, 19। तो अभी हम 6 नंबर से शुरू कर रहे हैं, और एक एक बात को जरा ढंग से समझना, इतना मुश्किल नहीं है, और ये सब चीजें आपके कॉस्टिंग में भी काम आएगी थोड़ी बहुत। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 3। अब जिन जिन के पास में बुक है थोड़ा थोड़ा करेक्शन करते जाना, इसमें कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो पीडीएफ में तो मैंने ठीक कर दी। पहला कॉस्ट ऑफ परचेज, सेकंड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अब ये शायद आपके उसमें लिखा हुआ नहीं है, देखो बुक के अंदर है ना, जिनके नहीं है लिखते जाना। ये पीडीएफ में थोड़े मैंने अमेंडमेंट कर दिए, हाँ पीडीएफ पे भी ग्रुप पे डाल दिए मैंने, जिन लोग के पास अभी बुक नहीं है बाद में देख लेना। और वरना 5-7 पेज है, ये 11 पेज है। आप चाहो तो प्रिंट, हाल फिलहाल बुक नहीं पहुंचे जब तक प्रिंट आउट निकाल लेना। बाहर के जो बच्चे हैं, जयपुर वाले तो आके ले जाना चाहिए, पढ़िए ऑफिस में। ले लिया आप लोगों ने? तो ले लेना, तुमने नहीं लिया अभी ले लेना। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अब देखिए कॉमर्स के स्टूडेंट को, स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट को एक नॉलेज होनी चाहिए। कन्वर्जन कॉस्ट, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के बीच के खर्चे, एक्सक्लूडिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। मेरे पास 10 लाख का रॉ मटेरियल मेरे स्टोर में पड़ा है, मेरी फैक्ट्री के स्टोर में 10 लाख का रॉ मटेरियल पड़ा है, इसको मुझे फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए बीच में 4 लाख की डायरेक्ट लेबर, 2 लाख के फैक्ट्री ओवरहेड और 1 लाख के डायरेक्ट एक्सपेंस, 4 और 6 और 1 7 लाख रुपए खर्च होंगे, तब जाके ये मेरा माल फिनिश गुड्स हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल स्टेज से फिनिश गुड्स स्टेज के बीच के जो खर्चे हैं, जिसपे रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं आनी चाहिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट मिला नहीं तो फिर वो फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी, है ना, उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के प्रोडक्शन के जो खर्चे, प्लांट, मशीन और रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन सब। अदर कॉस्ट इनकर्ड, अब देखिए ये जो गोलमोल भाषा होती है ना, ये बहुत तंग करती है। ये दो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, परचेज की कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट। अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट लोकेशन इन कंडीशन। यस, मेरी फैक्ट्री भिवाड़ी में है, भिवाड़ी जानते होंगे आपके अलवा गुड़गांव के पहले, मेरी फैक्ट्री भिवाड़ी में है, मेरा वेयर हाउस जयपुर में, मेरा सेल्स का गोडाउन यहाँ पे, माल में जयपुर से डिस्पैच करता हूं कस्टमर को। फैक्ट्री में माल बनने के बाद यहां तक लाने का खर्चा और यहां उस गुड्स को मेंटेन करने का खर्चा, दैट इज अदर कॉस्ट, वो इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट है, ये अदर कॉस्ट टू ब्रिंग दैट इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट कंडीशन और प्रेजेंट लोकेशन। अब ये क्या, इसमें कुछ भी आ सकता है, इस अदर का कोई और छोड़ नहीं है, कोई अंत नहीं है। चलो ये 3, अब देखो इन तीनों पे पेरा अलग अलग है। पहला कॉस्ट ऑफ परचेज मींस व्हाट, पेरा 7। कॉस्ट ऑफ परचेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, नंबर 1 परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, नंबर 2 ड्यूटीज एंड टैक्सेज अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल फ्रॉम टैक्सेशन अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल आईटीसी विल नॉट बी इंक्लूडेड। अब अभी आप जीएसटी पढ़ रहे हो तो उसमें आईटीसी वर्ड आ रहा होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यदि आज मेरी फैक्ट्री फर्नीचर की है और मैं फर्नीचर बना के बेचता हूं, फिनिश फर्नीचर करके, लेकिन इसके लिए मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं बाजार से, ये टिम्बर परचेज करता हूं, सनमाइका परचेज करता हूं, इसके जो भी स्क्रू, पेज, पानी या पाइप वगैरह, ये लोहे के फ्रेम वगैरह सब बाजार से खरीदता हूं। अब उनसे जब मैं खरीदता हूं तो मुझसे वो जीएसटी लेते हैं। अब इस फर्नीचर को बना के मैं आगे बेचूंगा तो मैं मेरे कस्टमर से जीएसटी लूंगा, उस जीएसटी में से ये जीएसटी मैंने पीछे दिया उसको घटा दूंगा।
इसकी मुझे क्रेडिट मिल जाएगी, तो मैं पीछे जो दिया मैंने जीएसटी खरीदते समय रॉ मटेरियल पे, वो मैं कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा। वरना सोचो, यदि मैंने 5 लाख की लकड़ी खरीदी, 2 लाख के बाकी 7 लाख का सामान खरीदा और बंदे ने उसके ऊपर 10% जीएसटी लोड कर दिया, तो 60-70 हो गए। यदि मुझे सरकार उस 70,000 की क्रेडिट नहीं देगी तो मैं कौन सा जेब से भुगतूंगा? फिर मैं 60-70 को कॉस्ट में ऐड करके बाकी खर्चे जोड़ के और टैक्स जोड़ के आगे बेचूंगा, तो क्या टैक्स पे टैक्स नहीं हो गया? यस सर। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है ना, टैक्स पे टैक्स को कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। पढ़ा कभी? CASECADING, कास्केडिंग इफेक्ट। सिंपली स्पीकिंग, लाइक योर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज, टैक्स पे टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, लाइक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मनमोहन सिंह जी का हमें इतना बड़ा एहसान मानना चाहिए कि इस देश को इस कास्केडिंग इफेक्ट से मुक्त कराया। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस और जो भगत सिंह जी और चंद्रशेखर जी, उन्होंने इस देश को अंग्रेजों से छुड़ाया ना, वैसे इस देश को टैक्स के कास्केडिंग इफेक्ट के चंगुल से छुड़ाने वाले मनमोहन सिंह जी हैं। 1994 में बेचारे ने अकेले ने लड़ाई लड़ी थी इस कास्केडिंग इफेक्ट के अगेंस्ट में। 1994 से वो वेट लाने की कोशिश में जुट गए थे, जब उस समय वो FM होते, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे और RBI गवर्नर से ट्रांसफर हुए। अकेले ने लड़ाई लड़ी थी। पूरी मिनिस्ट्री में एक बंदा था जो इस बात के अगेंस्ट था कि देश की जनता पे कास्केडिंग इफेक्ट क्यों नहीं क्रेडिट देती हो टैक्स की, क्यों लूटे जा रही हो इन जनता को। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकेले अगेंस्ट हो गए थे, और जिसका नतीजा आज हम जितने भी हम डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ये रिटेलर, होलसेल से माल खरीदते हैं, सोचो पीछे से ITC घटती भी आती है सबकी। वरना मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में कितने लोग होते हैं, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। आज आपका प्रोडक्ट कम से कम 20 से 25% महंगा होता। बिल्कुल, आपको ये चीज जाननी चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का हमारी देश की इकोनॉमी का पार्ट है। और सोचो, ऐसे हम जैसे लोगों से सबक लेके UAE ने अब जाके वेट वहां स्टार्ट किया है, और वो लोग भी ITC देते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट देते हैं। अल्टीमेटली यदि कोई टैक्सेशन अथॉरिटी आपको किसी टैक्स का रिफंड देने को तैयार है कि साहब हम आपको उसकी क्रेडिट दे देंगे या लौटा देंगे, तो फिर कॉस्ट में क्यों जोड़ोगे? कभी आपने सुना ड्यूटी ड्रॉबैक? नहीं सुना। ड्यूटी ड्रॉबैक, आप जो कस्टम ड्यूटी पे कर देते हो। अब मैंने विदेश से माल मंगाया, जापान से, रशिया से, जहां से भी मेरा रॉ मटेरियल आता है, और उसके ऊपर मैंने कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी दे दी। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी तो सुनी होगी ना, वो अभी GST के दायरे में नहीं है, अभी वो GST के दायरे में नहीं है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी GST से बाहर है अभी हाल फिलहाल, और अब उसके ऊपर कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी लग गई। मैंने सरकार के कुछ ऐसे रेगुलेशंस की कंडीशंस पूरी कर दी कि मेरी दी गई कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी सरकार मुझे रिफंड कर देगी, मुझे वापस लौटा देगी। उसको कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। मेरी चुकाई गई ड्यूटी मुझे वापस मिल जाएगी। तो ऐसे केस में फिर मैं कॉस्ट में क्यों जोड़ूंगा? सचिन तेंदुलकर ने अपने टाइम पे जब वो पीक पे खेल रहा था, उस समय फरारी खरीदी थी, और उस फरारी पे कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी लग गई थी, और बाद में उसने गवर्नमेंट में अप्लाई किया, साहब मेरी कस्टम या मेरी इंपोर्ट ड्यूटी वापस दी जाए। भारत सरकार के मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में प्रपोजल पास हो गया, साहब सचिन की कस्टम ड्यूटी वापस दे दी जाए। देश के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट अगेंस्ट हो गए सरकार के। वाई सचिन तेंदुलकर ओनली, वाई नॉट अस? क्या हम कमाऊ सपूत नहीं है देश के? ये स्पोर्ट्स में झंडे गाड़ रहा है, तो हम क्या देश का एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? हम क्या इस देश के बहुत बड़े आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारने वाले लोग नहीं है? एंड वाई ओनली सचिन तेंदुलकर? फिर तो बाकी भी और देश में कई लोग हैं जो देश की शान है, और वो भी बाहर से सामान खरीदते हैं। हमारी कस्टम ड्यूटी क्यों नहीं देते हो वापस? वापस लेनी पड़ी और सरकार को अपनी माफी मांगनी पड़ी, हमने गलत किया, हमने एक अकेले बंदे को फेवर किया। बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपकी चुकाई गई कस्टम ड्यूटी, आपकी चुकाई गई इंपोर्ट ड्यूटी सरकार यदि वापस दे दे तो उसको ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। ऐसी कोई ड्यूटी ड्रॉबैक भी हो तो हटा देना। तो कुल मिला के नटसेल में कहने का मतलब यह है, ड्यूटीज या टैक्सेस अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल फ्रॉम टैक्सेशन अथॉरिटी, दैट इज ITC विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ परचेज। वो पहले सेनवेट होता था। एक्चुअली क्या, इसका 3 बार नाम बदला है। 1986 में जब ये नियम चालू हुए थे, उसको बोलते थे मोडवेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स का रिफंड। बाद में नाम हुआ सेनवेट, सेंट्रल एक्साइज वैल्यू एडेड टैक्स, सेनवेट, और सेनवेट के बाद अब हो गया ITC। प्रोविजन वही चल, नाम बदलते गए, कोर्स वही पढ़ रहे हो, इंटरमीडिएट, पहले PCC, IPCC, वो बात वही है, सिलेबस वही है, नाम बदलते गए। तो अभी आपका इसमें सेनवेट हो या मोडवेट हो तो यहाँ इसको ITC कर लें, क्योंकि अब उसका नाम चेंज ITC हो गया। चलो, फ्रेट इनवर्ड सब जानते हो आप, है ना? अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। अब क्या ये जो है ना शब्द, ये बड़ा तंग करता है।
Any other expense which is directly attributable means directly related to the purchase, to the acquisition. चले, ये सब तो क्या हो गए? कॉस्ट ऑफ परचेज. फॉलोइंग आइटम विल बी डिडक्टेड डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज. जब आप कोई भी गुड्स, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड खरीदते हो तो ये सब चीजें उसमें से माइनस होती है, जो आप जानते हो ट्रेड डिस्काउंट. आपको ध्यान है तो ट्रेड डिस्काउंट की तो अकाउंटेंसी में एंट्री नहीं होती ना. हाँ सर, नहीं होती. बिल में से माइनस हो जाता है. कैश डिस्काउंट अलग चीज है. यस सर. कैश डिस्काउंट पीएनएल का पार्ट है. वो इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है. ट्रेड डिस्काउंट आप माल बेचो तो खरीदो तो बिल में माइनस हो जाता है, उसकी अलग से एंट्री नहीं होती. दूसरा रिबेट. अब रिबेट में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये रिबेट क्या होती है? सर डिस्काउंट और रिबेट में क्या फर्क होता है? आप लोग को तो पता है. हाँ सर, रिबेट तो सर जब हम जल्दी पेमेंट करते तब जल्दी मिलता है. पेमेंट नहीं, रिबेट का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं. सर हम जब एक साथ लमसम में पेमेंट करते हैं तब मिलता ना, लमसम पेमेंट पे भी रिबेट नहीं मिलती है. गलत सर एक टारगेट होता है. यस, जल्दी टारगेट पेमेंट बेस्ड करनी होता है. आप किसी कस्टमर को टारगेट देते हो, भाई साहब मेरे से साल में 10 लाख से ज्यादा माल खरीद के बता दे. जिस दिन तू 10 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगा ना, क्यूमुलेटिवली पूरे साल की तेरी बाइंग मेरे से, मैं तेरे को ऊपर के जितना खरीदेगा उस पर 10% रिबेट दे दूंगा. इट्स बेसिकली अगेन ए पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन. इट्स नॉट अर्ली पेमेंट. अर्ली पेमेंट पे तो कैश डिस्काउंट ही होता है. नहीं, यदि मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, आगे आएगा आपके कोर्स में ये, जब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो रिबेट के क्वेश्चन आएंगे 2-3. तो रिबेट की नॉलेज होनी चाहिए कि हम एज ए बायर किसी से माल खरीदें और सामने वाला हमें साल का टारगेट दे दे, एनुअल टारगेट, कि मेरे से पूरे साल में इतना माल खरीद लो, फिर बाद में तुम्हें इतनी रिबेट देने लग जाऊंगा. तो रिबेट परचेज कॉस्ट में से फिर माइनस होती है, क्योंकि अगली हर परचेज आपकी सस्ती आएगी फिर. और साथ में ड्यूटी ड्रॉबैक अभी बताया था आपको. अदर सिमिलर आइटम. अब अदर सिमिलर मतलब ऐसे ही कोई हो. अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है. आपके शायद इसमें पैरा नंबर देखो क्या है, उसको 12 कर लो, है ना. एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या शामिल नहीं करना है, एक्सक्लूड करके रखना है. ये तो डिडक्शन होते हैं, ये तो घटाए जाते हैं, इनको तो शामिल ही नहीं करना है. इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट. इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट. अब जो बच्चे AS 16 पढ़ चुके, AS 16 तुम लोग याद करो, अभी करवाया था इंटर वाले, मई वाले, है ना. अब उधर आपका, यार चुप कर रहे इसको, कितनी देर बजाएगा, 5 घंटे हो गए बजाते. इंटरेस्ट एंड अदर बोरिंग कॉस्ट. अब AS 16 पढ़ोगे आप बाद में. AS 16 में पैरा 5 उसमें लिखा है इन्वेंट्री में इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट ऐड करनी चाहिए. इधर आपका AS 2 का पैरा 12 कहता है इन्वेंट्री में एक्सक्लूजन, इंटरेस्ट और बोरिंग कॉस्ट को शामिल नहीं करनी चाहिए. ब्याज या बोरिंग कॉस्ट. बोरिंग कॉस्ट वो इंटरेस्ट के साथ के जो एलिमेंट. अब जब ये मामला आया तो देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सी इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन किया कि सर ये क्या बात हुई. एक AS में कह रहे हो इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री कॉस्ट, दैट शुड बी एक्सक्लूडेड. उधर एक AS में बोल रहे हो पैरा, उसके पैरा 5 ऑफ AS 16 इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. ये ऐसी दो तरफा बातें क्यों कर रहे हो भाई, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो. ये कंट्रोवर्सी का इंस्टीट्यूट ने जवाब दिया कि आप AS 16 में ढंग से पढ़ो क्या लिखा है. इन्वेंट्रीज विच आर रूटीनली मैन्युफैक्चर, विच आर नॉट टेकिंग अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी टू सेल. ऐसी इन्वेंट्री जिनको सेलेबल कंडीशन लाने में महत्वपूर्ण समय नहीं लगता है, रूटीनली बनती रहती है और बनती बिकती रहती है रूटीन साइकिल के अंदर, उस पर बोरिंग कॉस्ट ऐड नहीं होती है. लेकिन यदि कोई इन्वेंट्री सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है, बनाने से लेकर बेचने तक की कंडीशन में समय लगता है पूरा, उस इन्वेंट्री में बोरिंग कॉस्ट ऐड होनी चाहिए. तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का इशू होता है. ये सब्सटेंशियल पीरियड क्या है, तो इंस्टीट्यूट ने जवाब किया यूजुअली इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ और मोर until and unless a lower period can be justified. ऐसे करके मुद्दा है. फिर लोगों ने कहा साहब इसका एग्जांपल दो. बोला जी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी. आज ये रियल एस्टेट बिल्डर जितने भी हैं ये जमीनें लेते हैं कि किसानों से खेत खरीद के कन्वर्ट कराते हैं रेजिडेंशियल में, सेक्टर प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, टावर बनाते हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल टावर बना के फिर बेचते हैं. उनके लिए इन्वेंट्री हो, बट इट टेक्स मोर देन ए ईयर. वो लोग जो अपने प्रोजेक्ट की फंडिंग कराते हैं उसका ब्याज वो फ्लैट की कीमत में जोड़ते हैं और उसके बाद में स्क्वायर फीट की रेट निकालते हैं कि हम पर स्क्वायर फीट कितने में फ्लैट बेचेंगे. सिमिलरली लिकर मैन्युफैक्चरर, ये जो हार्ड लिकर बनाते हैं लोग, विस्की एंड वाइन वगैरह, दे टेक अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू मेच्योर द लिकर. ईयर्स के बाद, नंबर ऑफ ईयर के बाद में लिकर बिकती है. कच्ची लिकर बेचेंगे लोग मर जाएंगे पी के. इस तरह से ये एग्जाम्पल दिए कुछ. तो आप ध्यान रखना
ये जो बात हम पढ़ रहे हैं कि इसकी कंट्रोवर्सी आएगी एएस के एंड में, उसका जवाब मिलेगा आपको। बट हाल फिलहाल में ध्यान रखना, रूटीनली मैन्युफैक्चर इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंटरेस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट नहीं जुड़ती है। हाँ जी है, नहीं कंज्यूमेबल आइटम नहीं है। एएस 16 में फिक्स असेट और इन्वेंट्री दोनों है। आप किसी भी फिक्स असेट को रेडी टू यूज तक लाने में कोई ब्याज चुकाते हो लोन लेके, या कोई भी इन्वेंट्री बनाने में लोन लेकर बनाते हो तो उसका ब्याज उसमें ऐड होगा, बशर्ते उसमें आपका समय ज्यादा लगता है यूजेबल या सेलेबल कंडीशन तक लाने। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट। आप यदि इन्वेंट्री बनाते समय, माल बनाते समय कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है मटेरियल में, लेबर में, किसी में। अब आप लोग शुरू से 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, अभी कंसाइनमेंट में भी याद करो, एबनॉर्मल लॉस से हम आपके बाकी बचे हुए माल की कीमत नहीं बढ़ाते हैं कभी, बढ़ा था? एबनॉर्मल लॉस को पीएनएल में अलग से चार्ज करते हैं। और आपने कंसाइनमेंट में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक विद कंसाइनी पढ़ा होगा, नॉर्मल लॉस को तो घटा के कॉस्ट को इन्फ्लेट कर लेते हो। नॉर्मल लॉस को तो घटाने से कॉस्ट बढ़ जाती है, एबनॉर्मल लॉस कभी नहीं बढ़ाता है। एबनॉर्मल लॉस अपना अलग से वैल्यू होता है सेपरेट, और वो बचे हुए माल की कीमत नहीं बढ़ाता है। तो एएसबी कहता है यदि आप अपना माल बनाते समय या खरीदते समय कोई एबनॉर्मल लॉस उठा लेते हो, मटेरियल वेस्ट हो जाता है, जल जाता है, चोरी हो जाता है, या उसमें कोई डैमेज आ जाता है, लेबर आपके वर्कर फालतू हो गए, काम नहीं कर पा रहे हैं, एंड मे बी अदर प्रोडक्शन, एबनॉर्मल नेचर का कोई एक्सपेंस इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल नहीं होगा। स्टोरेज कॉस्ट, अब आपको ये मालूम है कि एक बार हम माल खरीद के जब स्टोरेज में ले आते हैं तो उसके बाद के खर्चे तो इनडायरेक्ट होते हैं, फिर खरीद के और गोडाउन में एंट्री लेने तक के खर्चे डायरेक्ट होते हैं। पढ़ाया वेजेज, कैरीज इनवर्ड पढ़ाई है ना। अब कैरीज इनवर्ड माल आते समय लगता है, लेकिन जाते टाइम तो आउटवर्ड, और आपके वेयर हाउस का रेंट, आपके वेयर हाउस का इंश्योरेंस है, तो इनडायरेक्ट है सारे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यानी आपके ऑफिस एक्सपेंसेज, ये इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल नहीं होते हैं। लास्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये इन्वेंट्री कॉस्ट में शामिल नहीं होते हैं। अब इसका टिपिकल एग्जांपल है शानदार वाला। इसके लिए मैं अभी कह रहा था आपसे कि इस तरह के एग्जांपल करने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कि हमने अब तक जो पढ़ा वो क्या है। अब आप सोचो, एबीसी एंटरप्राइजेज ने ऑर्डर किया 13,000 किलो सर्टेन रॉ मटेरियल, 90 रुपए किलो। जयपुर से मैंने मेरी फैक्ट्री के लिए 13,000 किलो रॉ मटेरियल मंगवाया, सूरत से, अहमदाबाद से, गुजरात से, 90 रुपए किलो की रेट से। द परचेज प्राइस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी ₹5 पर केजी, और एक्साइज ड्यूटी आजकल जीएसटी में शामिल होता है ना। इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड है 5 रुपए किलो, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच फुल्ली आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एडमिजिबल। तो आपके उसमें सेनवेट होगा, उसको आईटीसी कर लो, लिख दिया। फ्रेट इनकर्ड अमाउंटेड टू ₹80,600, नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज 4%, enterprise actually received 12,400 kg and consumed 10,000 kg, determine cost of inventory। अब एक एक बात का जवाब देना, मैं इसको दूसरे स्क्रीन पे ले रहा हूं, उस पे बताना जरा। यदि 13,000 किलो रॉ मटेरियल आपने ऑर्डर किया, सर 80 केजी एबनॉर्मल आएगा, अभी निकालते हैं। अब 13,000 केजी में से माइनस आपके नॉर्मल लॉस का अंदाजा कितना था वो देखो। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस कितना है, और आपको ध्यान है तो नॉर्मल लॉस तो प्री एस्टिमेटेड होते हैं, पहले से मालूम होता है कि इतना लॉस होना ही होना है, और नॉर्मल लॉस अनअवॉइडेबल होते हैं, वो तो होगा। आप जिस तरह के माल में काम कर रहे हो उसमें कोई छिजक या कोई लीकेज, श्रिंकेज है ना, इवेपोरेशन, डस्ट, ये तो आते हैं। 4% यदि इसमें से आप घटा दो तो 4% 520 हो गया। यदि ये माइनस कर दो तो अब 12,480 आपको नॉर्मल ट्रांजिट लॉस को कंसीडर भी कर लें तो मिल जाना चाहिए था ना। आपके वास्तव में वहां से जो माल आया दैट वाज 12,400। इसका मतलब आपके 80 जो है वो क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। दिस इज एबनॉर्मल लॉस। और ये क्या था, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है ना। और अब इस 12,400 में से माइनस 10,000 आपने कंज्यूम कर लिया, ये यूज हो गया। अब कितना बच गया, 2,400। ये क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जरा सोचो, ये जो 13,000 खरीदा आपने, क्या रेट से खरीदा, ₹90 पर केजी। लेकिन इसमें 5 रुपए किस बात के हैं,
हाँ तो एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए तो इस परचेज प्राइस में एक्साइज ड्यूटी शामिल है ना, और Yes, उसके बारे में sir. सरकार आपको आईटीसी दे देगी। Yes, तो sir. जिसकी आईटीसी मिल जाएगी वो कॉस्ट में क्यों जोड़ोगे भाई? यस सर तो आपकी नेट बाइंग कॉस्ट क्या पड़ी? 85 अब आप सोचो 85 के हिसाब से यदि आप 13,000 की रेट भी लो तो 13,000 इंटू 85 कितना होगा? 11,05,000. 13,000 इंटू 85 11 लाख, 5,000 5,000 और इसमें प्लस रास्ते का ट्रांजिट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रास्ते का गाड़ी 30,600. भाड़ा, ये रहा। फ्रेट इनकर्ड अमाउंटेड टू ₹80,600, इनकर्ड फ्रेट भी जोड़ लिया तो बस 11,85,000। 11,85,600 600. अब इस 11,85,600 का जो आपका कुल खर्चा पड़ा है उसमें डिवाइड 13,000 से करोगे, 12,480 से करोगे, 12,400 से करोगे, किससे डिवाइड करो? 12,400 12,400. इतना तो कंसाइनमेंट में सबने पढ़ा है कि आपका नॉर्मल लॉस हटा के तो रेट Yes, निकलती है ना। तो अब यदि आप 11,85,600 में 12,480 का डिवाइड करेंगे तो दिस इज डिवाइडेड बाई 95. 95 12,480 केजी, और ये रुपीज है तो रुपीज 90 एग्जैक्ट आ रहा है, हाँ सर Sir. 95 पर केजी। अब आप सोचो आपके इस 12,480 का ब्रेकअप क्या है? इस 12,480 में से आपको मिला कितना? मतलब ये तो एब्नॉर्मल लॉस है। Yes, sir. यूज कितना हुआ? 10,000. कितना बच गया? अब जो आपको रेट चाहिए वो तो सब पे अप्लाई होगी ना। तो अब Yes, यदि मैं sir. 3 बातें करूं, 80 मल्टीप्लाइड बाई 95 7,600. 7,600, ये तो एब्नॉर्मल लॉस की वैल्यू हो गई। Yes, sir. और एब्नॉर्मल लॉस P&L में जाता है, Yes, है ना? sir. 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 95 950, ये आपके कंज्यूम हो गया, और जो मटेरियल कंज्यूम होता है वो प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाता है ना। और 2,400 इंटू 95 2 लाख। अब ये 228 क्या है? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन अभी यहीं पे यदि बाय द वे यदि यहीं पे इसकी एनआरवी दे देते कि आज इसकी बाजार में नेट रिलायबल वैल्यू ये है तो फिर हम लेवर सेलेक्ट करते। Yes, sir. लेकिन अभी हमारे पास आखिरी ऑप्शन है कि 228 ही है हमारे पास। तो इसमें एक क्वेश्चन ने आपसे पूछा है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, इसने वैल्यूएशन कितने पे करोगे पूछा होता तो एनआरवी भी देता फिर। हाँ सर तो अब इस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए आपने ये जो काम किया है ना, ये तो रफ है, ये तो हमने रफ वर्किंग करी है। पहले हम यहाँ से चले, 13,000 किलो मंगवाया, 4% नॉर्मल लॉस हो गया, 12,480 हमें मिल जाना चाहिए था, 12,400 ही मिला तो 80 किलो रास्ते में अब्नॉर्मल लॉस हो गया। फिर 12,400 जो मिला उसमें से हमने 10,000 यूज कर लिया तो 2400 केजी बच गया। अब कीमत की बात करो तो हमने खरीदा 90 रुपए से, लेकिन 5 रुपए तो उसमें एक्साइज ड्यूटी जो थी उसकी क्रेडिट मिल जाएगी आईटीसी, तो हमारे तो 85 का ही पड़ा नहीं फिर, क्योंकि ये तो सरकार दे देगी हमें वापस, एडजस्ट कर लीजिए हमारी टैक्स लायबिलिटी में से। अब 85 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी परचेज कॉस्ट नेट ये पड़ी, और उसमें हमने खर्चे और जोड़ लिए रास्ते के, ट्रांजिट जो आपका कैरी जनवर्ड वगैरह जो है देश में डिवाइड करके रेट निकाल ली। अब इस रेट को हमने 3 जगह मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप चाहो तो दिस प्लस दिस करोगे तो 11,85,600 तो आ जाएगा वापिस में, है ना। अब इसका प्रेजेंटेशन वाली बात आती है कि प्रेजेंटेशन कैसे करें। ये इसका प्रेजेंटेशन एक है अभी तो कि आप 95 तक कैसे पहुंचोगे। परचेज प्राइस 13,000 किलो इंटू 90 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट 13,000 इंटू 5 नेट परचेज कॉस्ट आफ्टर क्रेडिट आफ्टर आईटीसी प्लस फ्रेट टोटल मटेरियल कॉस्ट रुपीज दिस। नंबर बी, नंबर ऑफ केजी नॉर्मली रिसीव्ड 96% ऑफ 13,000, क्योंकि 4% लॉस गया 12,480 नॉर्मल कॉस्ट पर केजी ए डिवाइडेड बाई बी। अब इसका समरी चार्ट दिस इज स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम 10,000 केजी बाय द रेट ऑफ 95, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 2400 केजी बाय द रेट ऑफ दिस, एब्नॉर्मल लॉस दिस माइनस दिस 80 केजी इनटू दिस टोटल इज दिस, और लास्ट में एब्नॉर्मल लॉस आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट एक्सपेंस इन P&L अकाउंट या सेपरेट लॉस इन P&L अकाउंट। ये क्वेश्चन एग्जाम का ही आया हुआ है, लिखो कॉपी में एग्जाम्पल 3।
सर हाँ तो ये तो है क्या, सब चीजें मिली जुली तो है। हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है ना सही? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, आज तो फर्स्ट क्लास आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, ये ऊपर पैरा में लिखा था एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, है ना सर? तो इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी आता है ना? आता है, बिल्कुल आता है। तो सर फिर अपन जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो उसमें फिर अपन ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वगैरह ये सब तो ऐड करते ही हैं। आप जो कॉस्ट में कॉस्ट तो शीट आएगी मतलब। अब सुन लो राघव, तुम रिकंसिलिएशन का चैप्टर भूल गए, इसका मतलब भूल गए बिल्कुल। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल बुक्स नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। और उसमें क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन के कायदे नहीं लिखवाए थे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टॉक वैल्यू होता है फिनिश गुड्स स्टॉक फैक्ट्री कॉस्ट पे, कॉस्ट अकाउंटिंग में वैल्यूज होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। यस सर। क्यों भूल गए ये? यस और वर्किंग कैपिटल का चैप्टर याद करो एफएम में, जब हम वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन की सीट बनाते थे तो वहां आपसे कहा था कि हम अकाउंटेंसी के हिसाब से चलते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ओवरहेड को काउंटिंग करते हैं इन्वेंट्री में। यस सर। अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं ना सब्जेक्ट वाइज। तुमने कॉस्ट प्रिंसिपल तो याद रह गया, लेकिन अकाउंटेंसी वाली बातें याद नहीं रही। चलो करो देखो, एग्जाम्पल 3 लिख देना। आज तो तुम्हारे आगे लो की क्लास नहीं है। वो तो मेरी दूसरे बेस की क्लास है, तो मैं लेता। हाँ वो तो मैंने उसको बोल दिया था अभिषेक, मैंने कहा तुम ले लो यदि अभिषेक नहीं है तो। दूसरा अभिषेक है ना, वो नहीं होता तो मैं लेता। मुझे तो मौका चाहिए होता है। अभी तुमने झेला, अब ये बच्चे झेलेंगे। सबसे ज्यादा परेशान मेरे से होते हैं बच्चे, क्योंकि मैं सच बोला सर आपने सर एकदम। है जी, सच्चा बोला ना? हाँ सर सच बोला सर। देखा, दुखती रखते देखो ऐसे आप रखते हैं। वैसे परेशान हुए ना सबसे ज्यादा। हाँ सर। संडे की भी छुट्टी नहीं करते, त्योहार की भी छुट्टी नहीं करते, संक्रांत। सर बीच में सर जब पार्टी देते तो वो चल जाता सर, फिर सह लेते थोड़ा। पार्टी ऑनलाइन तो होती नहीं है, तो ऑफलाइन ही होती है। सर आएगी सर, वो भी आएगी, एग्जाम खत्म हो जाने दो। चलो इस संडे देंगे तुम्हें पार्टी। सर एएस का कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? मोस्ट प्रोबेबली दिस संडे, एंड उसके बाद 1-2 दिन और मांगे। अच्छा। मोटे ये 3 ही है, 19, 20, 22, बाकी तो चिल्लर है सब, एक एक क्लास के हैं होते। अब ये जो सीट आप बना रहे हो ना अभी, ये तो आपके 95 की रेट निकालने का तरीका है, और ये आपने कंसाइनमेंट में पढ़ा ऑलमोस्ट वही तो है। यस सर। एक कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा इतना इतने रुपए वाला, रास्ते में ऐसे ऐसे लॉस हो गया, ये पढ़े तो थे ना सबने, वही तो है। यस सर। सर वो नीचे वाला स्टेटमेंट भी बनाएंगे? हाँ बनाना है, अभी पहले ये फिनिश हो जाए तो बोलो। हो गया सर। सर ये तो हो गया। डन सर। अभी इनका बाकी है, रुको बाकी। चलो उसमें थोड़ा प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, कर दूं उसको? यस सर। और ये टेबल आपका फाइनल कंक्लूजन है, ये समरी शीट है कि कुल मिला के स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आपके 11,85,600 का ब्रेकअप है ये। हालांकि क्वेश्चन ने आपसे केवल ये मांगा था इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ, इन्वेंट्री की कॉस्ट बताओ, बट सारा बता के आना है आपको। और एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है वापस से तो इसका प्रेजेंटेशन शानदार दे के आना, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे। कोई कॉस्ट कटिंग शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करना। सर इसमें प्रोविजन वगैरह नहीं लिखना क्या?
नहीं, इसमें जरूरी नहीं होता है, क्योंकि आपका सॉल्यूशन सफिशिएंट टाइम ले रहा है। फिर भी आप चाहो तो, फिर भी राधिका चाहो तो हाँ, सर। 2 लाइन लिख सकते हो आप। यदि इन्वेंट्री आप एक्वायर करते हो, परचेज करते हो, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता, लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है सर। वो वाला एक बार ये बना लेंगे दो सबको पहले। हो गया गीतांश? सर ये नोट भी लिखना है क्या? हाँ बिल्कुल लिखना है नीचे। नोट: abnormal losses are recognized as a separate expense oblique loss in P&L account। आप लॉस कर दो एक्सपेंस की जगह। डन सर। हो गया? यस सर। सर 1 मिनट। भाई अटेम्प्ट वाले रिवीजन के लिए तैयार हो जाना भाई। रिवीजन स्टार्ट करूंगा तुम्हारा शाम को, हमेशा 2 घंटे, अलग अलग सब्जेक्ट, एक टारगेट दूंगा एक दिन। आज कल ये चैप्टर करना है। और सर हमने सर जिसने सर लेट ज्वाइन करा था उनका क्या होगा? लेट ज्वाइन में तुम्हारा क्या रह गया अब? हाँ सर, एक तो सर अकाउंट्स में सर वो इनकम्प्लीट कॉस्टिंग में सर 2 चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट और वो सर्विस, और एफएम का तो हो ही गया। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की भी क्लास होगी, ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? हाँ सर, बीच में क्लास चलती है सर हमारी ईआईएस की उस टाइम कोई बात नहीं, अभी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक मंडे से। ओके सर। क्या भाई हो गया क्या? यस सर। ये लो। सर एक इंश्योरेंस भी बाकी है। हाँ एक इंश्योरेंस भी। ठीक। ये लो, ये कर रहे थे तुम, देख लो। ये थोड़ा रफ है, वो फेयर है, आप जो कर रहे हो फेयर है। इसमें मैंने 95 रुपये यूँ काट पीट के नेट दिखाए और फिर ब्रेकअप किया। अब इसका थोड़ा एग्जाम में प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ जाता है ना। अब इसकी मैंने टेबल नहीं बनाई, इसमें टेबल बना दो, कॉलम बना दो। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम क्वांटिटी का, एक रेट का, एक अमाउंट का, कॉलम बन जाएगी। हो जाए तो बताना, आगे बढ़े। Everyone done or not done? डन सर। डन सर। डन सर। ये टेबल चाहिए तो ये देख लो। चले आगे। एएस को कोई मुश्किल नहीं है, बस यूं चलता रहेगा धीरे धीरे, नई नई बातें। आधी से ज्यादा तो आपके नॉलेज में ही है। वापस ये रफ है, आप एग्जाम में फेयर करने से पहले रफ पेज पे जाके हिसाब लगा सकते हो, फिर आके उसको फेयर कर दो। हो गया इधर? नाम अमन, चलो यहाँ नहीं आती। अमन 4-5 है। हाँ इसमें अभी नहीं, इसमें अमन कुमार थे, अमन ठकरान है, 2 तो अभी भी गायब है, 1-2 दिन। 5 अमन है वैसे, और रिकॉर्डेड कर रहे होंगे 100%। अमन जैमद है, वो नहीं है अभी। एक और 2 अमन गायब है। उधर है क्या? हाँ तो 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, 4 हो गए, एक 5वां गायब है। अमन जैमद गायब है, रिकॉर्डिंग में सुनेगा बाद में। चलूं भाई आगे? हो गया? चलो सुनो अब देखो, इसके बाद फिर नया पेरा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के बीच के खर्चे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री। कॉस्टिंग में ओवरहेड इनडायरेक्ट को ही बोलते हैं।
ठीक है। और जो डायरेक्ट होते हैं उनके आगे डायरेक्ट लगाते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। ओवरहेड कभी भी बोले मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। Cost of conversion include the following: cost directly related to unit of production like direct labor, direct expense, factory overhead। आपके उसमें ठीक कर लेना, चाहे डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ होगा, नहीं अदर डायरेक्ट एक्सपेंस तो ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड है क्या उसमें? देखो डायरेक्ट मटेरियल हटा दो, डायरेक्ट मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट में नहीं आता। चलो, सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन। अब ये थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया और ये आपको मैथमेटिकली समझ में आएगा। थ्योरी पढ़ूंगा आप कहोगे पता नहीं क्या बोल गए सर, समझ नहीं आया क्या है लिखा हुआ, क्या है, टेक्निकल सी भाषा है। प्रैक्टिकल करते हैं अब समझ में आ गया क्या बोल रहे थे। सिस्टमेटिक अलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। देखो प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है। जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि कुल मिला के 4 नाम यूज लेते हैं पूरी कॉस्टिंग में हम। यस सर। ओवरहेड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, O oblique H, वर्क्स ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इन चारों का मीनिंग एक ही है, लेकिन ये चारों अलग अलग जगह यूज कर लेते हैं लोग। आपके पूरे कोर्स में इन चारों का मीनिंग एक ही है। वर्क्स ओवरहेड कह दो या फैक्ट्री ओवरहेड कह दो, या फैक्ट्री ओवरहेड कह दो या प्रोडक्शन ओवरहेड कह दो, या प्रोडक्शन ओवरहेड कह दो चाहे मैन्युफैक्चरिंग कह दो। आपकी फैक्ट्री बिल्डिंग में होने वाले इनडायरेक्ट खर्च, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस, फैक्ट्री बिल्डिंग में जो असेट्स है उनका रिपेयर मेंटेनेंस, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन रिपेयर मेंटेनेंस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री मैनेजर की तनख्वाह, इनडायरेक्ट वॉचमैन, गेटमैन या आपके सुपरवाइजर, फॉरमैन, ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं जो हम लिस्ट बनाएंगे। अभी जब हम कॉस्टिंग में पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उस समय ये सब लिखवाऊंगा मैं आपको पेज भर भर के कि ये फैक्ट्री ओवरहेड के एग्जांपल। अभी चारों का मतलब एक ही है। तो यहाँ तो ऊपर वर्ड आया था फैक्ट्री ओवरहेड या नीचे वर्ड आ गया प्रोडक्शन ओवरहेड। लेकिन अब चूंकि आप एक चैप्टर पढ़ चुके हो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, अब सबको इतनी नॉलेज तो है कि फिक्स एक्सपेंस कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं। आप यदि अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी करो या ना करो, आप चाहे फैक्ट्री बंद रखो, वो खर्चे तो होंगे, रेंट तो देना ही पड़ेगा, इंश्योरेंस तो लग गया है ना, आपके जो परमानेंट स्टाफ की तनख्वाह तो लगनी है, ये फिक्स ओवरहेड है फैक्ट्री में। लेकिन वेरिएबल काम करोगे तो होंगे वरना नहीं होंगे। पावर एंड फ्यूल आपके नहीं, रॉ मटेरियल तो गया ऊपर डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट की बात करो। अरे तो मैं कह रहा हूं डायरेक्ट कॉस्ट होगी ना, वो तो डायरेक्ट तो होती वेरिएबल है पूरी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तो 100% वेरिएबल होते हैं, उसमें फिक्स होता ही नहीं है कुछ। फैक्ट्री ओवरहेड में 3 कैटेगरी होती है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। तो एएस आपको 2 बातें बोल रहा है, किसी फैक्ट्री ओवरहेड का फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट का एलोकेशन कैसे करोगे, आप उनको यूनिट्स पे बांटोगे कैसे, कॉस्ट पे चार्ज कैसे करोगे। इसके बेसिस नंबर 1, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर दोज इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। आप चाहे प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ाओ चाहे घटाओ, अल्टीमेट वो तो उतने ही रहेंगे, स्टेबल है, वो कांस्टेंट है। डेप्रिसिएशन, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बट इनका एलोकेशन कैसे करना चाहिए, अब 3 नियम ही, और ये तीनों नियम एग्जांपल से समझ में आएंगे। एलोकेशन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, एलोकेशन मतलब चार्ज करना, प्रोडक्शन पे लोड करना, पर यूनिट कॉस्ट में उसका हिस्सा निकालना। कैसे? इन केस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन, यदि आपका जो प्रोडक्शन फैक्ट्री में हो रहा है वो नॉर्मल कैपेसिटी पे हो रहा है, मेरे प्लांट की नॉर्मल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट बनाने की है, चाहे मंथली कह दो चाहे ईयरली कह दो। मेरा प्लांट है, मेरी मशीन है, साल में 1 लाख यूनिट नॉर्मली बनाती है, और साल भर में मेरे 25 लाख के फिक्स ओवरहेड खर्च हो जाते हैं। तो इसका मतलब 25 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, 1 यूनिट के हिस्से में 25 रुपए, 25 रुपए, 25 लाख अपॉन 1 लाख 25 रुपए, है ना। ये मेरी फिक्स ओवरहेड की रेट पर यूनिट आ गई, बशर्ते मेरे प्लांट मशीन की कैपेसिटी नॉर्मली 1 लाख यूनिट है और मैं वास्तव में 1 लाख यूनिट ही बना रहा हूं। माई एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल प्रोडक्शन, माई एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू नॉर्मल कैपेसिटी यूनिट। बराबर है दोनों, कोई इशू नहीं है। एएस कहता है फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड में आप नॉर्मल आउटपुट का डिवाइड कर दो, 1 यूनिट की रेट निकाल दो और उससे चार्ज कर दो। लेकिन नंबर 2, अब मैं इसकी बजाय बोर्ड पे जा रहा हूं,
ध्यान देना और सोच समझ के जवाब देना। यदि नॉर्मल कैपेसिटी या नॉर्मल आउटपुट 1,00,000 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल प्रोडक्शन कह दो, एक्चुअल आउटपुट कह दो, 1,00,000 यूनिट्स, फिक्स्ड production overheads, that is rupees 25 lakhs। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट। अब सोचो जरा, 25। अब यदि मेरी फैक्ट्री में नॉर्मली 1,00,000 यूनिट बनाने की क्षमता है और 1,00,000 पे नॉर्मली ये माल यूनिट बनाते आए हैं और एक ही मैंने बनाई है, मेरा एक्चुअल आउटपुट इसके बराबर है, तो मेरे फिक्स ओवरहेड का पर यूनिट बर्डन कितना आ जाएगा? 25 रुपए। लेकिन मेरी नॉर्मल कैपेसिटी 1,00,000 यूनिट की है और मेरा एक्चुअल आउटपुट 1,25,000 यूनिट का है। इसका मतलब मैंने अपना एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल से बढ़ के और एक्स्ट्रा ओवरटाइम करू के और 1,25 पे पहुंचा दिया। इकोनॉमी ऑफ स्केल यस सर। कम हो जाएगी सर। हाँ, डिवाइड तो बाय इसका मतलब यदि अब मैं इस 25 लाख में डिवाइड करूंगा 20 तो मेरे पास ऑप्शन 2 है कि या तो मैं 25 लाख को नॉर्मल से डिवाइड करूं या एक्चुअल आउटपुट से। बोलो। एक्चुअल तो इसका मतलब मेरी पर यूनिट बर्डन 20 रुपए का आ गया। यस और ऐसा करने से इन्वेंट्री कॉस्ट तो उल्टा कम नीचे जाएगी ना। तो आपकी इन्वेंट्री हायर वैल्यू नहीं होकर लोअर वैल्यू हो रही है। लोअर वैल्यूशन ही तो प्रूडेंस है, यस सर। ऊपर ही तो नहीं जाना है। यस हो सके जितना नीचे उतरना है, ऊपर नहीं चढ़ना है। लेकिन अब इसका थर्ड केस, 1,00,000 यूनिट मेरे प्लांट की नॉर्मल कैपेसिटी है 75। और मैं 80,000 यूनिट ही बना पाया और मेरी 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन किसी कारण से कम रह गया। अब 25 और फिक्स ओवरहेड तो मेरे 25 है, वो तो खर्च होंगे। अब यदि मैं इसको एक्चुअल से डिवाइड करूं 80 से, तो ये रेट शायद 31.25। 31.25। तो इसका मतलब नॉर्मल रेट से भी ऊपर चले गए आप। यस यस सर। एएस यहां जाके अगेंस्ट है, बोला नहीं साहब इसको छोड़ो, इसको अपनाओ और आप डिवाइड करो इससे, तो क्या रेट आएगी? 31.25। अब 25 मल्टीप्लाइड बाई 80,000 यूनिट, 2 लाख 80,000 into नहीं 20 लाख। 20 लाख 20 लाख तो 20 चार्ज लाख। करो कॉस्ट शीट में, प्रोडक्शन कॉस्ट में, और अब आपके अनचार्ज कितने रह गए 5 लाख। P&L में? इसका कारण क्या रहा? आपका प्रोडक्शन कम रहना। और प्रोडक्शन यदि कम रहा तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ही ना। हाँ। चाहे कोविड में लॉकडाउन हो गया, चाहे आपके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, चाहे इस बीच आपके कोई फैक्ट्री में कोई आग वाग लग गई, कोई तो कारण है, एब्नॉर्मल रीजन है कोई। नॉर्मली तो इतना प्रोडक्शन डाउन नहीं आता है। आज के पहले तो नॉर्मल प्रोडक्शन करते आए थे आप। एएस कहता है यदि प्रोडक्शन नॉर्मल से नीचे जाता है तो आपको इन्वेंट्री को हायर ले जाना अलाउ नहीं है, वरना यदि आप 80,000 से डिवाइड करोगे तो 31 रुपए हो जाएंगे, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट हायर वैल्यूड हो जाएगी ना। आप इससे डिवाइड करोगे, प्रूडेंस की खिलाफत हो जाएगी, तो इससे करोगे। और अब 80,000 यूनिट के 25 रुपए से 20 लाख तो चार्ज कर दो कॉस्ट शीट में, प्रोडक्शन कॉस्ट में, और बचे हुए 5 लाख जो अनचार्ज रह गए, अनरिकवर, उसको आप चार्ज करो P&L। ये 3 नियम है। दीज आर 3 रूल। दीपक सर का फोन आ गया। चालू कर रहा हूँ, अभी चालू करो। नहीं, अरे ऐसी कोई बात नहीं, 2 मिनट। ओके। लड़का बहुत पंक्चुअल है। सर एक बार वो दिखा दो सर, एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मुझे ले लो मालिक। P&L में फैक्ट्री ओवरहेड की अंडर रिकवरी, इसको अंडर रिकवरी कहते हैं। अनचार्ज या अंडर रिकवरी एक ही बात है। हाँ, देख लिया? तो इसके जो कायदे कानून है ना, इसके जो रेगुलेशंस हैं, ये तो हमने एग्जांपल लिया। अब देखो एग्जैक्टली एएस ऐसे बोलता है। एएस का जो बोलने का ढंग है,
इन केस नॉर्मल प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन बराबर है, इन केस नॉर्मल एबनॉर्मल हाई प्रोडक्शन है, इन केस लो प्रोडक्शन है। ये तीन बातें आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब ये आधा ES हो चुका, आधा कल की क्लास में हो जाएगा, देन इट विल फिनिश। बस हमें कॉस्ट के 2 पॉइंट और कवर, और आगे तो आपको मालूम है फीफो लीफो वेटेड एवरेज तो जानते हो, बस उसके बाद में NRV और ES फिनिश। चलो